एवरीवन, वेलकम टू द अनदर क्लास। तो आज के क्लास में हम देखेंगे कि हाइपोथायरॉयडिज्म को कैसे डायग्नोस करना है और उसको मैनेज कैसे करना है। राइट, हमने लास्ट क्लास में देखा था और डिस्कस किया था कि अपना जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या है ना, फिर और हाइपोथायरॉयडिज्म है वो क्या है, इसके कितने टाइप्स है, इसके कॉजेज क्या है ना, और इसका जो पैथोफिजियोलॉजी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो उस पैथोफिजियोलॉजी के बारे में भी हमने डिस्कस किया था और क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज के क्लास में हम देखेंगे कि हम हाइपोथायरॉयडिज्म है कि नहीं है, उसको हम कैसे डायग्नोज करेंगे, और फिर कहीं पे हाइपोथायरॉयडिज्म की सिचुएशन देखने को मिलती है तो उसको हम आराम से मैनेज कैसे करेंगे, तो ये हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं डायग्नोसिस। तो हाइपोथायरॉयडिज्म को डायग्नोसिस करने में जो सबसे बड़ा रोल रहता है वो क्लिनिकल पिक्चर, मतलब कि आदमी क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स लेके आया है और उसकी हिस्ट्री क्या है, और जब हम उसको फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो वहां पे हमको क्या क्या एविडेंसेस और फाइंडिंग्स देखने को मिल रही है, वो हमको एक आइडिया देता है कि आदमी को क्या हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है क्या। इसको हम बोलते हैं क्लिनिकल पिक्चर एंड कॉमन सिम्टम्स, है ना। अगर हमको लगता है कि यहाँ से सस्पिशन लगता है कि हाँ, इसको जो पेशेंट हमारे सामने आया है हेल्थ केयर सेटअप में, तो उसको अगर थायराइड है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, ऐसा हमको लगता है, तो उसको कंफर्म करने के लिए हमको कुछ एविडेंसेस लगते हैं, है ना। उस एविडेंसेस को कलेक्ट करने के लिए हम जो है कुछ लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं। उन लेबोरेटरी टेस्ट में हम जनरली क्या करते हैं कि जो थायराइड प्रोफाइल में के जो पैरामीटर है, जैसे हमने लिपिड प्रोफाइल में एलडीएल, एचडीएल, ट्राइग्लिसराइड, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ऐसे सारी चीजों की डिस्कस करी थी। ऐसे ही जो अपना थायराइड ग्लैंड के कुछ जो पैरामीटर्स है, जिसको हम थायराइड फंक्शन टेस्ट भी बोलते हैं, या फिर कभी कभी हम थायराइड प्रोफाइल टेस्ट भी बोलते हैं। तो इस थायराइड फंक्शन टेस्ट में हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनको हम लेबोरेटरी एनालाइज करेंगे बाय यूजिंग द सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल टेक्निक्स। जनरली हम क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स यूज करते हैं और कुछ एडवांस एनालिटिकल टेक्निक यूज करते हैं इनको क्वांटिफाई करने के लिए कि हमारे जो ब्लड सैंपल है उनमें कितने अमाउंट में TSH है ना, ऐसे ही T3, T4 या फिर टोटल T3 कितना है, वो हम ऐसे एनालाइज कर सकते हैं। तो इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम TSH बोलते हैं। ऐसे ही दूसरा पैरामीटर है फ्री अमाउंट में कितना टेट्रा आयोडोथायरोनिन, जो जिसको हम T4 बोलते हैं, वो कितना अमाउंट में ब्लड सर्कुलेशन में सर्कुलेट कर रहा है। ऐसे ही टोटल T4 कितना है और टोटल T3 कितना है, इसको भी हम एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी कुछ रेफरेंसेस रेंजेस मैंने दिखाने की कोशिश करी है। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म का केस है तो वहां पे जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो बढ़ा रहता है ना। तो क्या होता है ना कि जो ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसका काम है कि T3 और T4 को रेगुलेट करने के लिए जो अपना थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो इसको स्टिमुलेट करता है। मतलब इसको हम ऐसे समझते हैं कि कहीं पे अगर T3 या T4 की लेवल कम है तो उसको कंपेंसेट करने के लिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो TSH को बढ़ा देता है, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा T3 और T4 को रिलीज कर पाए। राइट, इसीलिए हमको TSH बढ़ा हुआ दिखता है। नॉर्मली TSH जो है वो 0.4 से लेके 4 यूनिट्स पर लीटर तक देखने को मिलता है, जबकि ये अगर कहीं पे हाइपोथायरॉयडिज्म का केस है तो वहां पे बढ़ा हुआ रहता है ना। तो अगर ये 10 से बड़ा है तो एब्सोल्युटली हम उसको हाइपोथायरॉयडिज्म का मार्कर मानते हैं। अगर ये 4.5 ml पर यूनिट्स पर लीटर से लेके 10 तक है तो हम इसको सब क्लिनिकल बोलते हैं। मतलब कि हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है मगर क्लिनिकली अभी तक इतना रिलेवेंस नहीं है। बेसिकली प्री हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन हम ऐसा बोल सकते हैं, है ना। अगर यहाँ पे 10 से ऊपर है तो वो क्लियरली हाइपोथायरॉयडिज्म का केस है। ऐसे ही जो फ्री T4 है, टेट्राआइडो थायरोनिन की लेवल है वो घटी हुई रहती है। अगर वो 0.8 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो वो एब्सोल्यूट हाइपोथायरॉयडिज्म बोला जाता है। अगर फ्री T4 जो है वो कभी कभी नॉर्मल भी रह सकता है, तो वहां पे अगर TSH का पैरामीटर अल्टर है मगर T4 फिर भी नॉर्मल है तो उसको हम सब क्लिनिकल में रख सकते हैं कि आगे जाके हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। इसका जो नॉर्मल लेवल है वो 0.8 से लेके 1.8 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होता है। अगर ये 0.8 से कम हो जाता है तो हम उसको हाइपोथायरॉयडिज्म बोलेंगे। ऐसे ही जो टोटल T4 है, टोटल टेट्रा आयोडोथायरोनिन है, ये लेस देन 5 माइक्रोग्राम पर DL, है ना। हमारे बॉडी में जो ये इसका अमाउंट रहता है वो कम हो जाता है। 5 माइक्रोग्राम पर DL से अगर कम हो जा रहा है तो
उसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म बोलेंगे। अगर ये नॉर्मल है और थोड़ा बहुत घटा है तो हम इसको सब क्लिनिकल में रखेंगे, और अगर ये 5 से 12 माइक्रोग्राम पर डीएल है तो इसको हम नॉर्मल रेंज बोलते हैं। ये रेफरेंस रेंज है जो यहाँ पे मैंने इसकी नॉर्मल वैल्यूज दिखाने की कोशिश करी है, राइट। होप आपको ये चार्ट समझ में आ रहा होगा। और जो ये अपना टोटल T3 है, जैसे हमने टोटल T4 का एनालाइज किया था, ऐसे ही टोटल T3 को एनालाइज करते हैं। इसमें जो T3 है वो जनरली घटा हुआ रहता है और कभी कभी नॉर्मल भी देखने को मिल सकता है। सब क्लिनिकल में नॉर्मल रहता है, और जो इसका जो वैल्यू है वो 80 से लेकर 200 नैनोग्राम पर डेसीलीटर तक हो सकता है। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे, इसका समरी क्या है कि TSH जनरली हमको बढ़ा हुआ दिखता है और जो T3 और T4 है वो जनरली घटे हुए दिखते हैं। तो इसको हम बोलेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। होप यहाँ पे हमको समझ में आ गया होगा। अगर ये हाइपोथायरॉयडिज्म हाशिमोटोज डिजीज की वजह से हो रहा है, मतलब ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से हो रहा है, तो हमको एंटी TPO एंटीबॉडी हमको देखने को मिलती है ना। जो एंटी TPO एंटीबॉडी है ये देखने को मिलता है, और एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी भी हमको देखने को मिल सकती है। तो अगर कहीं पे हमको ये एंटीबॉडीज डिटेक्ट होती है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से हमको हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिल रहा है। तो ऐसे केस में हम उसको हाशिमोटोज हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं, जो प्राइमरी का सबसे कॉमन टाइप ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म है ना। तो एसोसिएटेड विद पैरामीटर चेंजेस एंड केयरफुल क्लिनिकल कोरिलेशन। तो इसका एसोसिएशन करना, ये जो लैब हमने जो डेटा लिया है इसी को हम देख के खाली ये नहीं बोल सकते कि इसको हाइपोथायरॉयडिज्म है। तो ये सारी चीजें भी हम देख के फिर हम उसको क्लिनिकली भी कोरिलेट करते हैं कि क्या यहाँ पे इसके साइन एंड सिम्टम्स हमको देखने को मिल रहे हैं क्या। तो इन दोनों का कोरिलेशन करके हम उसको क्लिनिकली डायग्नोज कर सकते हैं कि क्या यहाँ पे इस पर्टिकुलर कैंडिडेट को हाइपोथायरॉयडिज्म है या नहीं है। होप यहाँ पे डायग्नोसिस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर अगर कहीं पे हमको किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिल गया तो हम उसको मैनेज कैसे करेंगे, उसको ट्रीट कैसे करेंगे। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला जो ड्रग आता है वो आता है लिवोथायरोक्सिन, है ना। ये क्या है, ये T4 का एक प्रिकसर है। ये क्या करता है, जैसे ही लिवोथायरोक्सिन हम एडमिनिस्टर करते हैं तो ये हमारे बॉडी में जाता है और ये रेडिली T3 में, जो पोटेंट फॉर्म है, T3 में कन्वर्ट हो जाता है और पेरिफेरल सर्कुलेशन में घूमता है, राइट। और ये जनरली दिन के ओडी डोज में दिया जाता है, तो बहुत रिलायबल है, इसीलिए हम इसको फर्स्ट प्रेफरेंस में रखते हैं, फर्स्ट लाइन थेरेपी में रखते हैं, क्योंकि दिन में इसको एक ही टेबलेट लेना है। जो इसका जनरल यूजुअल डोज है वो 12.5 से लेके 50 माइक्रोग्राम पर डे में दे सकते हैं। जनरली ये भूखे पेट में और सुबह सुबह को खाया जाता है ताकि इसका अब्जॉर्प्शन जो है वो ऑप्टिमल रहे, राइट। और इसका जो डोज है हम शुरू में स्मॉल डोज से चालू करते हैं और उसको टाइट्रेट करते रहते हैं, एडजस्ट करते रहते हैं। जहां पे हमको क्लिनिकली रिलीफ देखने को मिलेगा, साइन एंड सिम्टम्स मैनेज होंगे, वहां पे आके हम इसको मेंटेनेंस थेरेपी में रख देंगे, जिसको हम बोलते हैं डोज टाइट्रेशन, है ना। और ये जो अपना लिवोथायरोक्सिन है ये प्रेगनेंसी में भी बहुत सेफ है। तो हम प्रेगनेंसी में इसका कोई भी टेरेप्टोजेनिक इफेक्ट हमको देखने को नहीं मिला है, कैटेगरी ए की ड्रग है, तो यहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं, है ना। मगर जो ये है इसको हम अब्रप्टली स्टॉप नहीं करेंगे। अगर कोई लंबे समय से लिवोथायरोक्सिन की थेरेपी में है, अगर उसको हमको अब स्टॉप करना है, उसका थायराइड जो है वो नॉर्मलाइज है, तो वहां पे हम उसको डोज टेपरिंग अप्रोच करेंगे धीरे धीरे। जैसे हम फॉर एग्जांपल अगर कोई है वो 50 माइक्रोग्राम ले रहा है तो हम उसको पहले 2 हफ्ते तक 50 माइक्रोग्राम में ही रखेंगे, फिर 2 हफ्ते के बाद उसको कम करके 25 माइक्रोग्राम में लेके आएंगे, फिर 2 हफ्ते बाद फिर उसको कम करके 12.5 माइक्रोग्राम में लेके आएंगे, और उसके बाद जाके हम धीरे धीरे उसको स्टॉप करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं डोज टेपरिंग अप्रोच। और इसके कुछ अपने यूजुअल एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हैं, जैसे पाल्पिटेशन हो जाना, है ना, सेल्फ अवेयरिंग ऑफ ऑन हार्ट बीट, ऐसे ही टैकीकार्डिया, हार्ट रेट जो है वो दिल तेज से धड़कना चालू होता है कभी कभी, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। ऐसे ही वेट लॉस हो सकता है, क्योंकि जैसे ही मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा थायराइड की वजह से बेजल मेटाबॉलिक रेट नॉर्मलाइज होगा या बढ़ेगा, तो वेट लॉस हो सकता है। और कभी कभी ये कैल्सिटोनिन को भी अफेक्ट करता है, तो वहां पे ऑस्टियोपोरोसिस जैसे सिम्टम्स भी हमको देखने को मिल सकते हैं। ये कुछ उसके एडीआर हो गए। तो ऐसा ही हमारे पास जो दूसरा ड्रग है वो है लायोथायरोनिन। ये T3 का प्रिकसर है, प्रिकसर नहीं, ये बेसिकली T3 ही है ना। ये जो T3 है तो हम इसको जब देते हैं तो ये रैपिडली हमारे सिस्टम में जाता है, क्योंकि ये एक्टिवली T3 है। जो लिवोथायरोक्सिन था वो T3 में कन्वर्ट होता था, मगर जो ये लायोथायरोनिन है ये पोटेंट है, ये डायरेक्टली खुद पहले से ही T3 है। और जो ये है ये 27 से लेके 75 माइक्रोग्राम पर डे के डोज में दे सकते हैं, है ना। काम कैसे करेगा, ये भी जो डिप्लीशन है, जो घटा हुआ है, जो थायराइड का लेवल हमारे बॉडी में कम है, उसके सब्स्टिट्यूट में जाके काम करेगा।
है ना। इसके भी कुछ अपने एडीआर से, जैसे एंजाइटी, इंसोम्निया, कार्डियक अरिथमिया ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि ये लिटिल मोर पोटेंट है लायोथायरोनिन, है ना। और इसके आईवी फॉर्मुलेशंस भी देखने को मिलते हैं, जो जनरली हम मीक्सोइडिमा कॉमा में देते हैं। जो एक मैंने बोला था कि सीवियरली T3 और T4 हार्मोन जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आदमी को सेंसुरियम जो है वो अल्टर्ड हो जाता है, आदमी सडनली हाइपोथर्मिया में चले जाता है, और जो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है उसको ट्रीट करने के लिए हम जनरली आईवी लायोथायरोनिन का यूज करते हैं, इमरजेंसी यूज करते हैं। एंड यहाँ पे हम स्टेरॉइड को भी ऐड कर सकते हैं एज अ एडजुवेंट थेरेपी। और ये तो हो गए कुछ फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, और हमारे पास कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स भी हैं जो हमको हाइपोथायरॉयडिज्म को ट्रीट करने में हेल्प करती हैं, जिसको हम पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे आयोडीन का एडिक्वेट इंटेक करना। आज के डेट में मैंने एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ा था कि जो आयोडीन है उसकी जनरली लोगों को टॉक्सिसिटी हो रही है, क्योंकि आज के डेट में जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे फोर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट्स भेज रहे हैं जिसमें आयोडीन है। जैसे आयोडाइज्ड सॉल्ट एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, तो हम उसको डेली बेसिस में कंटिन्यूअसली कंजम्पशन कर रहे हैं, तो इससे जो है आयोडीन टॉक्सिसिटी होने के भी चांसेस बढ़ रहे हैं, मतलब ओवर कंजम्पशन होने के भी चांसेस बढ़ रहे हैं। हाउएवर रूरल एरियाज में जहाँ पे फोर्टिफाइड या आयोडाइज्ड सॉल्ट की एक्सेस नहीं है, वहां पे आज के डेट में भी आयोडीन की डिफिशियंसी देखने को मिलती है। तो कहीं पे ऐसा है तो हमको आयोडीन इंटेक को बढ़ाना होगा, बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा, जो फाइबर फूड है वो लेना पड़ेगा, क्योंकि आदमी को कॉन्स्टिपेशन जैसी दिक्कतें आ रही हैं, है ना। फिर अवॉइड गोइट्रोजन। गोइट्रोजन बोले तो जो आयोडीन की अब्जॉर्प्शन को बाइंड करते हैं, ऐसे ड्रग को हम बोलते हैं गोइट्रोजन। ऐसे जो फूड है उनको कम करना पड़ेगा, जैसे कैबेज, पत्ता गोभी हो गया, कॉलीफ्लावर, है ना, सोया सॉस आज के डेट में जंक फूड में बहुत ज्यादा यूज होता है। और मिलेट्स, अगर हम बहुत हैवी मात्रा में ऑलवेज मिलेट्स भी लेंगे तो ये भी आयोडीन को बाइंड कर देते हैं, और जो फ्री आयोडीन है वो T3 और T4 प्रोडक्शन के लिए अवेलेबल नहीं रहता है। तो ऐसे फूड को भी हमको लिमिट में लेना चाहिए, बैलेंस तरीके से लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए ऐसा नहीं बोल रहे, लेना चाहिए, बैलेंस तरीके से लेना चाहिए। वेट मैनेजमेंट करना जरूरी है, क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म में बहुत ज्यादा एक्सेस वेट बढ़ जाता है, जो बॉडी मास इंडेक्स है वो बढ़ जाता है, तो उसको मैनेज करना जरूरी है। और स्ट्रेस की वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म ज्यादा बढ़ जाता है, तो वहाँ पे स्ट्रेस मैनेजमेंट करना भी जरूरी है ना। सोना जरूरी है, जनरली स्लीप जो है वो इन चीजों को रिसेट करने में हेल्प करती है। और फिजिकल एक्सरसाइज जो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को टेम्पररी एक्सरसाइज के तरीके से हम बढ़ाना चाहेंगे, ताकि जो भी ये हमारे बॉडी के सिस्टम है ये स्लो डाउन हो गए, इसको हम ऑप्टिमाइज कर सके। तो रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म के मैनेजमेंट में। तो कुछ इस तरीके से हम हाइपोथायरॉयडिज्म को डायग्नोसिस करेंगे और उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे। तो आज के क्लास में हमने देखा कि हम हाइपोथायरॉयडिज्म को कैसे डायग्नोज करेंगे। हाइपोथायरॉयडिज्म को डायग्नोज करने के लिए पहले तो हम क्लिनिकल पिक्चर और साइन एंड सिम्टम्स लेंगे, फिर हम लेबोरेटरी टेस्ट करेंगे जहां पे हमको TSH जनरली बढ़ा हुआ दिखता है नॉर्मल रेंज से, और T3 और T4 घटे हुए दिखते हैं। ऑटो इम्यून कंडीशन है तो हमको ऑटो एंटीबॉडीज डिटेक्ट हो जाएंगी, और जो ये लेबोरेटरी पैरामीटर इसको क्लिनिकली साथ कोरिलेट करना बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट में हमने दो ऑप्शंस देखे, एक था लिवोथायरोक्सिन जो T4 है और हमारे बॉडी में जाके T3 में कन्वर्ट होता है, और दूसरा था लायोथायरोनिन जो इटसेल्फ T3 है, एक्टिव है, पोटेंट है, राइट। इसको देके हम हमारे बॉडी में जो थायराइड हार्मोन की कमी है उसको मैनेज कर सकते हैं। और कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच हमने देखे कि एडिक्वेट आयोडीन इंटेक करना, वेट मैनेजमेंट करना, स्ट्रेस मैनेजमेंट, है ना, स्लीप प्रॉपर लेना, बैलेंस डाइट में फाइबर्स का बढ़ाना, है ना, ऐसे ही जो गोइट्रोजन फूड है, कैबेज, कॉलीफ्लावर, सोया, मिलेट्स, इनको कम करना, और रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज तो जरूरी है ही। तो कुछ इस तरीके से हम जो हाइपोथायरॉयडिज्म का केस है उसको आराम से मैनेज कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, तो हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म वाला के टॉपिक था ये खत्म हो गया। तो हम नेक्स्ट क्लास में अभी हाइपरथायरॉयडिज्म को लेके आएंगे। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। सी यू इन द अनदर क्लास। थैंक यू।